ठीक है, दिस इज द फर्स्ट लेक्चर ऑफ द पाइथन लैंग्वेज, जिसमें सबसे पहले हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि लैंग्वेज होता क्या है। ठीक है, तो लैंग्वेज इज द मीडियम थ्रू विच वी कैन कम्युनिकेट विथ ईच अदर। नॉर्मली जो भाषा का इस्तेमाल होता है वो एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए होता है। ठीक है, अगर दो व्यक्ति की भाषा हिंदी है तो दोनों हिंदी में एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं, अपने आइडियाज, थॉट्स, अपने विचारों को एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे हैं। ठीक है, हमने कोई नया काम किया तो हम दूसरे को बता रहे हैं। ओके, अगर किसी की लैंग्वेज इंग्लिश है तो वो इंग्लिश में एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं, किसी की मराठी है तो मराठी में कर रहे हैं, किसी की भोजपुरी है तो भोजपुरी में कर रहे हैं। ठीक है, यानी कम्युनिकेशन के लिए लैंग्वेज रिक्वायर्ड है। नो लैंग्वेज नो मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, अगर लैंग्वेज नहीं तो कम्युनिकेशन नहीं, लैंग्वेज नहीं तो कम्युनिकेशन नहीं। क्लियर? ठीक। सो लैंग्वेज इज मेड, जैसे मान लीजिए कि हम हिंदी की बात कर रहे हैं या हम इंग्लिश की बात कर रहे हैं, तो आखिर इंग्लिश में जो हम लैंग्वेज, जो स्टेटमेंट, जो इंस्ट्रक्शन हम बोलते हैं, लिखते हैं, वो कैसे लिखते हैं, कैसे बना होता है? ठीक है, तो वो बना होता है सर कैरेक्टर से, अल्फाबेट से, वर्ड से, सेंटेंसेस से बना होता है। तो वी कैन से दैट कि लैंग्वेज इज मेड फ्रॉम कैरेक्टर, वर्ड, सेंटेंस, etc। ठीक है, हम ये भी जानते हैं कि हर लैंग्वेज यानी हर भाषा की अपनी ग्रामर और डिक्शनरी होती है। जैसे स्कूल में हम लोग पढ़े थे, तो स्कूल में हम लोग को हिंदी का अलग ग्रामर होता था, इंग्लिश का ग्रामर अलग होता था, संस्कृत का ग्रामर अलग होता था। सिमिलरली हिंदी का डिक्शनरी अलग है। ठीक है, इंग्लिश की डिक्शनरी अलग है, संस्कृत की डिक्शनरी अलग है। तो हर लैंग्वेज की अपनी एक सेपरेट, ठीक है, अपनी एक सेपरेट ग्रामर और डिक्शनरी होती है। ठीक है, हर एक लैंग्वेज की अपनी एक सेपरेट ग्रामर और डिक्शनरी होती है। ठीक है, ओके। हम जो भी लिखते हैं या जो भी बोलते हैं, वो लिखावट या वो बोलने वाला जो इंस्ट्रक्शंस है वो इसी ग्रामर और डिक्शनरी के अनुसार होना चाहिए। अगर ग्रामर और डिक्शनरी के अनुसार नहीं है तो फिर दोनों के बीच में कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश नहीं हो पाएगा। पॉइंट क्लियर? ठीक। कम्युनिकेशन में एक और जगह भी दिक्कत आ सकती है, तब जब एक को हिंदी पता है और दूसरे को इंग्लिश पता है। तो हिंदी वाला हिंदी में बोलेगा, इंग्लिश वाला उसको फॉलो नहीं कर पाएगा, इंग्लिश वाला इंग्लिश में बोलेगा, हिंदी वाला उसको फॉलो नहीं कर पाएगा। ठीक है, जस्ट वेट। हाँ जी, बोलो। हाँ हाँ, क्लास हो रही है। आपके ग्रुप में एक नया लिंक भेजा गया, उससे ज्वाइन कीजिए, पुराने वाले से मत कीजिएगा। तो वो आपका कुछ इश्यू होगा। ठीक है, अभी हम क्लास ले रहे हैं। ठीक है, और अभी तकरीबन 283 बच्चे जुड़ चुके हैं अभी तक। ओके, तो एक दिक्कत होगी कि अगर दोनों पर्सन के लैंग्वेज क्या हो जाए, अलग अलग हो जाए, ठीक है, तो दोनों के बीच में कम्युनिकेट करना मुश्किल होगा। तो उसके लिए एक व्यवस्था निकाली गई कि अगर एक की भाषा हिंदी है और दूसरी की भाषा अंग्रेजी है, ठीक है, तो बीच में हम एक ऐसे व्यक्ति का इस्तेमाल करें। अगर दो पर्सन के अनुसार अगर हम लोग समझने की कोशिश करें तो एक ऐसे पर्सन को हम ले आए, ठीक है, जिसको दोनों भाषा की जानकारी हो, हिंदी की भी जानकारी हो और इंग्लिश की भी जानकारी हो।
तो हिंदी वाला जब बोलेगा तो वो उसको फॉलो करेगा, ठीक है, और अंग्रेजी वाला को अंग्रेजी में कन्वर्ट करके बता देगा। जब अंग्रेजी वाला बोलेगा तो अंग्रेजी को फॉलो करेगा और हिंदी वाले को फिर हिंदी में कन्वर्ट करके बता देगा। उसको हम लोग कहते हैं ट्रांसलेटर। तो पहले पुराने जमाने में, यानी आज से 40-50 बरस पहले, ठीक है, जब कंप्यूटर का वाइडली यूज नहीं होता था, ठीक है, ओके, कंप्यूटर काफी कॉस्टली भी था, ठीक, तो उस समय जो अलग अलग भाषा के जो डेलीगेट्स होते थे वो अपने साथ ट्रांसलेटर कैरी करके ले जाते थे। ट्रांसलेटर मतलब एक पर्सन, जैसे मान लीजिए कि जो इंडियन डेलीगेट्स रसिया में गया, ठीक है, तो वो डेलीगेट्स अपने साथ एक ऐसे व्यक्ति को रखता था जिसको हिंदी भी आती है और जिसको रशियन भी आती है, ठीक है। तो अब यहाँ के जो भी डेलीगेट्स गए हैं वो हिंदी में अपना स्पीच डिलीवर कर रहे हैं, उन स्पीच को वो फॉलो कर रहा है और रशिया में कन्वर्ट कर रहा है, तो वहां का रशियन समझ रहे हैं। फिर रशियन जो है वो अपने स्पीच को रशियन में डिलीवर कर रहे हैं, वो उसको फॉलो कर रहा है और फिर हिंदी में उसको ट्रांसलेट कर रहा है। तो एक तरह से कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश हो जा रहा है। यानी अगर दो चीजों की भाषाएं अलग हो, ठीक है, तो भी कम्युनिकेशन कराया जा सकता है, लेकिन उस कम्युनिकेशन के लिए हमें ट्रांसलेटर की जरूरत पड़ेगी। किसकी जरूरत पड़ेगी? ट्रांसलेटर की जरूरत पड़ेगी। क्लियर? चलिए, ये हुआ बात, हम लोग कर लेते हैं लैंग्वेज की। ओके, हमारा कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है और हमने इस कंप्यूटर को इसलिए डेवलप किया, इन्वेंट किया, ठीक है, कि हम अपने कामों को आसान बना सके। किसी भी मशीन को डेवलप करने का वही पर्पस है कि हम अपने काम को क्या करें, आसान बनाएं। किसी भी मशीन को डेवलप करने का पर्पस ही वही है कि हम अपने काम को आसान बनाएं, ठीक है। अगर हम एक फैन बना रहे हैं तो कहीं ना कहीं एक फैन भी हम अपने काम को आसान बनाने के लिए किए, क्योंकि जब फैन नहीं होता या जब नहीं होगा फैन तो लोग मैनुअल, ठीक है, जैसे लकड़ी के पंखे या और भी दूसरे कंसेप्ट से क्या करते होंगे, हवा को ये करते होंगे। लेकिन उस केस में क्या होगा कि हर ह्यूमन बीइंग की काम करने की एक क्षमता होती है। अगर मुझे वो लकड़ी वाला पंखा दे दिया जाए, ठीक है, जिसको भोजपुरी में बेना या और भी कुछ वर्ड्स में बिहार में हम लोग बोलते हैं उसको, अगर वो दे दिया जाए तो 1-2 घंटा तक तो मैं हवा करूंगा, लेकिन उसके बाद मेरी हाथ जो है वो दुखने लगेगी, तो मैं फिर शायद थक जाऊंगा मैं, ठीक है। तो उसकी जगह पे हमने, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी का आविष्कार किया, साथ साथ फैन का आविष्कार किया। 24 आवर मैंने इलेक्ट्रिसिटी रखा और उस फैन को 24 आवर चलाया। तो किसी ह्यूमन बीइंग, किसी ह्यूमन एफर्ट की जरूरत नहीं है, वो मशीन ही हमको हवा दे रहा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हम अपने कामों को आसान बनाने के लिए मशीन को इन्वेंट किए, कंप्यूटर को भी उसी पर्पस के लिए इन्वेंट किए। लेकिन जब हम कंप्यूटर बनाए तो कंप्यूटर को हम पंखे और कैलकुलेटर जैसा नहीं सोचे या और भी डिवाइसेस के जैसा नहीं सोचे। हम जब कंप्यूटर बनाए तो कंप्यूटर को बनाते समय हमने दो चीज सोचा कि ये हमारे सारे मैथमेटिकल ऑपरेशन को पूरा करे, ठीक है, जो कि करता है, और साथ साथ ये लॉजिकल ऑपरेशन को भी परफॉर्म करे, यानी हमारे सही गलत का भी बताए। कि अगर हम कंप्यूटर से पूछे कि is 2 + 3 = 6 तो कंप्यूटर कहे फॉल्स, ठीक है। हम पूछे कि is 2 + 3 = 5 तो कंप्यूटर कहे ट्रू। पॉइंट क्लियर? ओके, तो कंप्यूटर को लॉजिकली बनाने के लिए, ठीक है, जब कंप्यूटर इन्वेंट किया जा रहा है तो हुआ ये कि भाई इस डिवाइस के साथ जब लोग यूजर जब जुड़ेंगे तो कम्युनिकेट करेंगे। जैसे एक आदमी दूसरे आदमी से कम्युनिकेट करता है हिंदी में या इंग्लिश में, तो इसके साथ भी कम्युनिकेट करेंगे। कंप्यूटर को जब आप कुछ बोलेंगे, कहेंगे, लिखेंगे, कुछ देंगे तब ना कंप्यूटर काम करेगा, अपने से थोड़ी वो काम करेगा। आप उसको वो 2-3 देंगे और कहेंगे कि 2 और 3 को जोड़ो, तब ना वो जोड़ेगा, ऐसे थोड़ी वो जोड़ देगा। तो हुआ कि जो मशीन हम बना रहे हैं, इस मशीन को यूजर जब यूज करेगा तो कम्युनिकेशन होना चाहिए। तो कम्युनिकेशन के लिए तो लैंग्वेज की जरूरत है। तो यूजर के पास तो अपना लैंग्वेज है, इस मशीन के पास तो अपना लैंग्वेज नहीं है, ठीक है। तो मुझे इस मशीन को इन्वेंट करने के लिए एक लैंग्वेज देना होगा, ठीक है। तो जब कंप्यूटर बनाया गया तो चूंकि कंप्यूटर को लॉजिकल बनाना था, जो ट्रू और फॉल्स में डिटरमाइन कर सके, इसलिए
इसमें एक स्पेशल टाइप के लैंग्वेज को दिया गया, जिस लैंग्वेज को हम लोग मशीन लैंग्वेज कहते हैं, जिसे 0-1 कहा जाता है, बाइनरी भी कहा जाता है। यानी हमारा कंप्यूटर जो है वो सिर्फ एक ही भाषा को समझता है, ठीक है, वो भाषा है मशीन लैंग्वेज या बाइनरी, जिसमें जो कैरेक्टर या इंस्ट्रक्शंस यूज किए जाते हैं वो सिर्फ 0 और 1 होता है, सिर्फ 0 और 1 होता है। क्लियर? ओके। कंप्यूटर इन्वेंट कर दिया गया, ठीक है, बना दिया गया, और लोगों को कहा गया कि कंप्यूटर इज रेडी एंड यू कैन यूज फॉर वेरियस थिंग्स। आप इसको अलग अलग कामों में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अब जब यूजर को दिया गया, यानी हमारे जैसे लोगों को जब बोला गया कि कंप्यूटर बना दिया गया है, अब आप कंप्यूटर को यूज कर सकते हैं, ठीक है, आप कंप्यूटर से डिफरेंट टाइप्स को वर्क परफॉर्म करा सकते हैं। तो जब हम कंप्यूटर को यूज करने के शुरू किए तो हमने रियलाइज किया कि हमारी भाषा तो अलग है। हम हिंदी जानते हैं, हम भोजपुरी में कंफर्टेबल हैं, हम इंग्लिश में कंफर्टेबल हैं, ठीक है, और मशीन जो है वो 0-1 में कंफर्टेबल है, ठीक है। तो कहा गया कि अगर कंप्यूटर से आपको काम लेना है, ठीक है, तो कंप्यूटर की भाषा का ही इस्तेमाल आपको करना होगा, ठीक है, क्योंकि आपने मशीन को बनाया है, मशीन ने आपको नहीं बनाया है, आपने मशीन को बनाया है। दैट्स वाई, चूंकि मशीन को 0-1 दिया है, इसलिए आपको जो भी काम करना होगा वो 0-1 के फॉर्म में काम करना होगा, ठीक है। ये रियलाइज किया गया कि कुछ इन्वेंटर्स जिन्होंने मशीन बनाया है उनके लिए 0-1 में काम करना थोड़ा आसान है, लेकिन पूरी दुनिया के लोगों को, ठीक है, 0-1 में काम करना इतना आसान काम नहीं है। मान लीजिए हमको कंप्यूटर में अपना नेम फिट करना है रवि, ठीक है, तो कहता है कि रवि वो समझिएगा नहीं, रवि को कन्वर्ट कीजिए आप 0-1 के फॉर्म में और तब कंप्यूटर में फीड कीजिए। आपको फिट करना है 99, कहता है कि 99 वो समझेगा ही नहीं, 99 को कन्वर्ट कीजिए 0 और 1 में, तब उसको कंप्यूटर में फीड कीजिए, तो वो 99 के लिए ऑपरेशन के लिए तैयार होगा। ये यूजर लेवल से बड़ा टफ काम हो गया, ठीक है। जब ये दिया गया तो कंप्यूटर को लोग यूज ही नहीं कर रहे थे, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी की वजह से, ठीक है, कि भाई 0-1 में काम करना, ठीक है, सबके बात बस की बात नहीं है, ठीक है, ये काफी कॉम्प्लेक्स टास्क है। तो उस समय, ठीक है, कंप्यूटर पॉपुलर नहीं हुआ, लोग कंप्यूटर को यूज नहीं कर रहे थे। अब जो इन्वेंटर्स थे कंप्यूटर के बनाने वाले, उन्होंने सोचा कि इतना बढ़िया, इतना मल्टीपर्पज डिवाइस हमने बनाया जो डिसीजन मेकिंग का काम करे, जो चीजों को सही गलत में बताए, निर्णय ले, ठीक है, और ये पॉपुलर नहीं हो रहा है, लोग इसको यूज नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं यूज कर रहे हैं? ठीक है, तो भाई इसलिए नहीं यूज कर रहे हैं क्योंकि ये 0-1 में, यूजर को 0-1 में काम करना पड़ रहा है, और हर चीज को 0-1 में कन्वर्ट करना यूजर लेवल पे काफी कठिन काम है, ठीक है। तो कोई तो तरीका निकालना होगा। तो हुआ कि क्या किया जाए, क्या कंप्यूटर के लैंग्वेज को जो 0-1 दिए थे उसको बदल दिया जाए, दोबारा रिसर्च किया जाए, ठीक है, उसको बदला जाए फिर से एक रिसर्च करके। सोचा ये भी गया, लेकिन हर रिसर्च में काफी एक्सपेंसेस होती है, खर्च होती है रिसर्च करने में। जब इसमें बहुत सारी कंट्री के साथ कोऑर्डिनेट करने की कोशिश की गई कि भाई मशीन तो काफी बेहतर हमने बनाया है, और दुनिया में अभी तक जो कंप्यूटर बनाया है इससे बेहतर मशीन कोई है भी नहीं, लेकिन ये पॉपुलर नहीं हो रहा है, लोग यूज नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, इसमें नंबर ऑफ एप्लीकेशंस नहीं बन पा रहे हैं, ठीक है, तो क्या किया जाए, क्या दोबारा रिसर्च किया जाए? तो रिसर्च करने में इन्वेस्टमेंट होता है, पैसा खर्च होते हैं। उस समय मोस्ट ऑफ कंट्रीज, ठीक है, कम्युनिकेशन करने के लिए एक और डिवाइस में अपना ठीक है पैसा लगा चुकी हैं, जिसका नाम था टेलीफोन। ग्राहम बेल के द्वारा जो बनाया गया था टेलीफोन, उसमें मोस्ट ऑफ कंट्रीज उस टेलीफोन में अपना इन्वेस्टमेंट कर दिया, ठीक है, और कहा कि भैया हम इसमें कर दिए हैं और टेलीफोन से भी कम्युनिकेशन होगा, ठीक है, हम यहाँ से बात कर लेंगे, ठीक है, अमेरिका में है, हम इंडिया में बात कर लेंगे, हमारा बिजनेस अमेरिका और इंडिया के बीच में हो जाएगा, ठीक है। तो इन्वेस्ट करने के लिए, रिसर्च पे इन्वेस्ट करने के लिए, ठीक है, बहुत सारी कंट्रीज आगे नहीं आई, इवन अमेरिका भी जहां पे इन्वेंट हुआ था वो भी इसमें बहुत लीडिंग रोल नहीं अपनाया, ठीक है। तो अब क्या किया जाए, ठीक है, इतना बेहतर मशीन बनाए हैं और इसको छोड़ दिया जाए,
ठीक है, तो जवाब हुआ कि छोड़ा कैसे जाएगा, तो किया क्या जाए। तो एक काम करते हैं, हम लोग मिलके कुछ ऐसा करते हैं, ठीक है, कि कंप्यूटर 0 1 समझता है। अब दो पर्सन, जैसे एक मान लीजिए हिंदी जानता है और एक इंग्लिश जानता है, ठीक है, और दोनों के बीच में कम्युनिकेशन हो, तो मैंने क्या कहा था कि एक ट्रांसलेटर बीच में रखना होगा, एक ऐसे आदमी को रखना होगा जो हिंदी भी जानता है और इंग्लिश भी जानता है, ठीक है, जो हिंदी भी जानता है और इंग्लिश भी जानता है। अगर उस आदमी को रख देंगे तो दोनों के बीच में आसानी से कम्युनिकेशन हो जाएगा। तो जो इन्वेंटर्स थे कंप्यूटर के, उन्होंने सोचा कि 0 1 को तो हम नहीं बदलेंगे, क्योंकि वो बदलने में, रिसर्च करने में काफी एक्सपेंसेस है और कोई इस पे रेडी नहीं हो रहा है। हम एक काम कर सकते हैं, ठीक है, कि हम एक काम कर सकते हैं कि हम लोग एक ऐसे ट्रांसलेटर को डेवलप करते हैं, ठीक है, हम लोग खुद ही मिलके एक ऐसे ट्रांसलेटर को डेवलप करते हैं जो यूजर और 0 1 के बीच में काम करे, ठीक है। तो क्या था ट्रांसलेटर? ट्रांसलेटर कुछ नहीं था, कंप्यूटर का एक सॉफ्टवेयर था, ओके, तो कंप्यूटर का एक सॉफ्टवेयर था, ठीक है, जिसे हम लैंग्वेज ही कहते हैं। जितने भी ट्रांसलेटर कंप्यूटर में दिए गए हैं उन सबको लैंग्वेज कहते हैं। कंप्यूटर की ओरिजिनल भाषा मशीन लैंग्वेज 0 और 1, ठीक है, उसके बाद जो भी भाषाएं आई वो सब ट्रांसलेटर था, ठीक। तो क्या किया गया, ट्रांसलेटर इन्वेंट किया गया। तो क्या ट्रांसलेटर इन्वेंट कर दिया गया तो कंप्यूटर एकाएक पॉपुलर हो गया, सारे लोगों ने यूज करना शुरू कर दिया। सवाल ये उठता है कि जरूरी नहीं है कि हम कोई चीज इन्वेंट करें और इमीडिएट वो पॉपुलर हो जाए, क्योंकि हमारी जो थिंकिंग पावर होती है वो स्टेप बाय स्टेप आती है। हम ऐसा नहीं है कि आज है 2000 हम 22 में हैं और 2050 में क्या होगा हम सोच लें, ठीक है, एजम्पशन बना सकते हैं, पर ये क्या होगा हम नहीं बता सकते हैं, ठीक है, उतना नहीं हो सकता है। हाँ, 2022 में है, 2022 के आधार पे 2024 कैसा होगा, 2025 कैसा होगा, ये लमसम निकाल सकते हैं, लेकिन 50 साल बाद कैसा होगा ये निकालना बड़ा मुश्किल है, ठीक है। अब कुछ हम दे दिए, अगर वो हो गया तो वो बाय डिफॉल्ट हो भी सकता है ऐसा, ठीक है, लेकिन ऐसे एजम्पशंस नहीं मिलते हैं। यानी जो हमारी थिंकिंग है वो अनलिमिटेड है, मतलब हम कुछ भी कर सकते हैं, पर हमारे माइंड में जो आता है कंसेप्ट नो, वो स्टेप बाय स्टेप करके आता है। कैसे आता है? स्टेप बाय स्टेप। अगर ऐसे नहीं होता, ठीक है, तो ग्राहम बेल टेलीफोन बनाने के बजाय सीधे मोबाइल बनाता, ठीक है, या मोबाइल के बाद भी कुछ नया आने वाला होता वो बना देता, ठीक है। तो जो हमारा इन्वेंशन है वो समय, रिसोर्सेस और समझ तीनों पे डिपेंड होता है, ठीक है। समझ भी रिसोर्सेज के आधार पे आता है। अगर रिसोर्सेज कम होगी तो हमारी समझ भी लिमिटेड होगी, वो शायद आगे नहीं बढ़ेगी। अगर आप रिसोर्सेज को बढ़ा देते हैं तो समझ भी हो सकता है क्या हो जाए, बढ़ जाए, ठीक है। ये ह्यूमन बिहेवियर है, क्लियर? ये ह्यूमन बिहेवियर है। इसी बिहेवियर को लेके जो रिसर्चर, जो इन्वेंटर थे कंप्यूटर के बनाने वाले ने, उन्होंने कहा कि एक ट्रांसलेटर हम लोग बनाते हैं, ठीक है, जिससे कंप्यूटर को यूज करना लोगों के लिए आसान हो जाए, ठीक है। तो उन्होंने फर्स्ट जनरेशन मशीन लैंग्वेज का रहा, जिसमें कंप्यूटर की अपनी भाषा का इस्तेमाल होता था। उन्होंने एक ट्रांसलेटर बनाया और उसका नाम रखा असेंबलर। इसको कहा गया सेकेंड जनरेशन ऑफ लैंग्वेज, ठीक है, सेकेंड जनरेशन ऑफ लैंग्वेज। और उसमें जो ट्रांसलेटर लाया गया, ठीक है, उसका नाम था असेंबलर, ओके। और इससे रिलेटेड जो लैंग्वेज का नाम रखा गया उसका नाम रखा गया असेंबली लैंग्वेज। यानी असेंबली लैंग्वेज में जिस ट्रांसलेटर का इस्तेमाल होता है उस ट्रांसलेटर का नाम है असेंबलर। असेंबली लैंग्वेज में जिस ट्रांसलेटर का इस्तेमाल होता है उस ट्रांसलेटर का नाम है असेंबलर, ठीक है। तो कंप्यूटर की भाषा 0 1 और यूजर की जो भाषा है उसके बीच में आ गया ट्रांसलेटर असेंबलर। तो अब ये क्या करेगा, यूजर के भाषा को आसानी से फॉलो कर लेगा? कहता है नहीं, बल्कि ट्रांसलेटर जो भाषा यूजर को सुझाएगा वो यूज करना होगा। तो जो असेंबलर ट्रांसलेटर था वो यूजर को कहता था कि अगर आपको कंप्यूटर को यूज करना है
तो आप 0 1 मत इस्तेमाल कीजिए, उससे हम आपको मुक्त कर दिए। लेकिन आप सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शंस को राइट कीजिए। सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन मतलब स्टार का कुछ और मतलब है, क्वेश्चन मार्क का कुछ और मतलब है, डॉट का कुछ और मतलब है, ठीक है, एलडी का कुछ और मतलब है, एम का कुछ और मतलब है, ठीक है, अलग अलग इस तरह से सिंबॉलिक बना दिए गए, ठीक है। इसे न्यूमेरिक कोड भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? न्यूमेरिक कोड, ठीक है, ओके। सिंबॉलिक कोड को न्यूमेरिक कोड भी कहा जाता है, जो असेंबलर में था, जो असेंबली लैंग्वेज में था। असेंबलर ट्रांसलेटर का नाम है, और उस ट्रांसलेटर से रिलेटेड जो लैंग्वेज है उसका नाम असेंबली लैंग्वेज है। तो यूजर को कहा गया कि अब आप सिंबल में अपने इंस्ट्रक्शंस जो है वो राइट कीजिए, जो आप कंप्यूटर को देना चाहते हैं या कंप्यूटर से काम कराना चाहते हैं वो आप सिंबल में राइट कीजिए, ठीक है। ट्रांसलेटर उस सिंबल को फॉलो करता था और कन्वर्ट कर देता था 0 और 1 में, जो कि आपका कंप्यूटर फॉलो कर लेता था, फिर आपका काम हो जाता था, ठीक है। जब इस ट्रांसलेटर के साथ कंप्यूटर को यूजर को दिया गया, ठीक है, तो यूजर ने कहा कि इस सिंबॉलिक वे में भी काम करना इतना आसान काम नहीं है। हर सिंबल का मीनिंग याद रखना, इट्स अ वेरी वेरी ऑल्सो टीडियस जॉब, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि मशीन लैंग्वेज जैसे पॉपुलर नहीं, मशीन लैंग्वेज देने के बावजूद भी कंप्यूटर पॉपुलर नहीं हो रहा था। तो क्या असेंबली आने के बाद भी थोड़े बहुत यूजर्स जो हैं कंप्यूटर के वो बढ़े, कंप्यूटर को यूज करने वाले थोड़े बहुत बढ़े, लेकिन वर्ल्ड वाइड उतने यूजर नहीं बढ़े जिस तरह से हम लोग एक्सपेक्ट करके या इन्वेंटर्स जो है वो एक्सपेक्ट करके चल रहे थे। यानी कि कंप्यूटर की पॉपुलैरिटी रेवोल्यूशन अभी भी नहीं था। क्यों? क्योंकि जब तक मास में लोग यूज नहीं करेंगे, जब तक कंप्यूटर को ज्यादा से ज्यादा लोग यूज नहीं करेंगे, ज्यादा से ज्यादा सॉफ्टवेयर नहीं बनेगा, ज्यादा से ज्यादा सॉफ्टवेयर नहीं बनेगा तो ज्यादा से ज्यादा लोगों का काम नहीं होगा, और जब तक काम नहीं होगा कंप्यूटर पॉपुलर नहीं होगा, ठीक है। तो अब क्या किया जाए? ट्रांसलेटर तो सोच के बना दिए, ठीक है, लेकिन बना दिए तो सिंबॉलिक रख दिए, इसमें भी दिक्कत है, ठीक है। तो हुआ कि कोई दिक्कत नहीं है, ट्रांसलेटर तो सोच लिए ना, अब दिक्कत क्या है? सिंबॉलिक का। चलिए फिर से मिलकर एक रिसर्च करते हैं। तो दोबारा उस असेंबलर ट्रांसलेटर पर रिसर्च किया गया, ठीक है, और रिसर्च करने के बाद, ठीक है, रिसर्च करने के बाद एक और तरह का नया ट्रांसलेटर बनाया गया, ठीक है। और उस ट्रांसलेटर जिस युग में आया था, जिस समय में आया था, उस समय को हम लोग थर्ड जनरेशन ऑफ लैंग्वेज बोलते हैं, थर्ड जनरेशन ऑफ लैंग्वेज। और इसमें जो ट्रांसलेटर दिया गया, ठीक है, इन्वेंटर्स के द्वारा, ठीक है, उसका नाम था हाई लेवल ट्रांसलेटर। क्या नाम रखा गया उसको? हाई लेवल ट्रांसलेटर, ठीक है। इस ट्रांसलेटर को कैसे डिजाइन किया गया? तो इस ट्रांसलेटर को डिजाइन किया गया ये देख के कि पूरी दुनिया में तो भाषाएं अलग अलग हैं। अगर हम पूरी दुनिया की भाषाओं को समझते हुए यूजर की भाषाओं को लेकर चलेंगे तो कोई भी ट्रांसलेटर परफेक्टली हम नहीं बना पाएंगे, ठीक है। लेकिन फिर यह देखा गया कि एक ऐसी भाषा है जो पूरी दुनिया में बोली और समझी जाती है, और वो है इंग्लिश। वो क्या है? इंग्लिश, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि अगला सिंबॉलिक, यानी असेंबलर में तो सिंबॉलिक था, ठीक है, हम अगला जो रिसर्च करके ट्रांसलेटर बनाएंगे, यानी हाई लेवल जो ट्रांसलेटर बनाए हैं, उसमें हम यूजर को इंग्लिश में इंस्ट्रक्शन देने की व्यवस्था करेंगे। किसमें? इंग्लिश में, ठीक है, उसको हम इंग्लिश में इंस्ट्रक्शन देने की व्यवस्था करेंगे, ओके। जब ये व्यवस्था करके हाई लेवल ट्रांसलेटर इन्वेंट किया गया, लाया गया और कंप्यूटर में ऐड किया गया, और अब कंप्यूटर को यूजर को दिया गया कि यूजर को कहा गया कि भैया अब आप कंप्यूटर में कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कराना चाहते हैं तो आपको इंस्ट्रक्शन जो है, ठीक है, वो अब आपको ना 0 1 में लिखना है, ना सिंबॉलिक में लिखना है, अब आपको इंग्लिश जैसा लिखना है, ठीक है। जब ये हुआ तो सारे यूजर के लिए काम करना आसान हो गया, ठीक है। पूरे दुनिया में कंप्यूटर पॉपुलर होने लगा, रेवोल्यूशन आ गया, हर जगह लोग कंप्यूटर को यूज करने लगे, नंबर ऑफ प्रोग्रामर बढ़ने लगे, नंबर ऑफ प्रोग्रामर बढ़ने लगे, नंबर ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलप होने लगा, नंबर ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलप होने लगा, ठीक है। अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस में उस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जाने लगा, कंप्यूटर की पॉपुलैरिटी बढ़ गई, लोग कंप्यूटर परचेज करना शुरू कर दिए,
ठीक है, यानी अगर लैंग्वेज के हिसाब से, कंप्यूटर लैंग्वेज के हिसाब से, अगर कंप्यूटर में रेवोल्यूशनरी चेंज की बात की जाए, जहां पे कंप्यूटर को वाइडली स्केल में पूरी दुनिया में लोग यूज करने लगे, तो वो ना फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज का था, ना सेकंड जनरेशन था, वो था क्या, थर्ड जनरेशन, जिसमें किस तरह का ट्रांसलेटर दिया गया, हाई लेवल ट्रांसलेटर। इसका नाम हाई लेवल क्यों रखा गया, क्योंकि ये यूजर के लिखी गई अंग्रेजी भाषा को समझता था और उसको 0-1 में कन्वर्ट कर देता था। फिर कंप्यूटर जो 0-1 में ऑपरेशन परफॉर्म करता था, जो रिजल्ट देता था, उसको फॉलो करता था, फिर अंग्रेजी में कन्वर्ट करके यूजर तक पहुंचा देता था। इससे काम आसान हो गया, कंप्यूटर पॉपुलर हो गया। ठीक है, ओके। ये जो हाई लेवल ट्रांसलेटर बनाया गया, इसको उस समय दो नाम से दिया गया, पहला इंटरप्रेटर और दूसरा कंपाइलर। ठीक है, इंटरप्रेटर भी हाई लेवल ट्रांसलेटर है, कंपाइलर भी हाई लेवल ट्रांसलेटर है, लेकिन दो नाम है, इसका मतलब कि कोई डिफरेंस होगा। ठीक है, वो डिफरेंसेस हमको समझना है। जो इंटरप्रेटर हाई लेवल ट्रांसलेटर था या है, वो यूजर जो इंस्ट्रक्शन लिखता था, ठीक है, यानी जो इंस्ट्रक्शन यूजर लिख रहा है ताकि कंप्यूटर वो वर्क को परफॉर्म करे, ठीक है, वो कहता है कि यूजर जो भी इंस्ट्रक्शन दे रहा है ना, हम उसको लाइन बाय लाइन फॉलो करेंगे। यानी एक लाइन अंग्रेजी पढ़ेंगे, 0-1 में कन्वर्ट करेंगे, फिर दूसरे लाइन को पढ़ेंगे, 0-1 में कन्वर्ट करेंगे, फिर तीसरे लाइन को पढ़ेंगे, 0-1 में कन्वर्ट करेंगे। अगर 10 लाइन के इंस्ट्रक्शन को परफॉर्म करके एक कोई काम होने वाला है, तो वो 10 लाइन को एक एक करके कंप्यूटर से करा रहा है। ठीक है, ये थोड़ा सा डिले प्रोसेस हुआ, थोड़ा सा, क्योंकि एक लाइन आ रहा है, कंप्यूटर को दे रहा है, कंप्यूटर काम कर रहा है, फिर दूसरा लाइन आ रहा है, फिर कंप्यूटर को दे रहा है, तो दूसरे लाइन का काम कर रहा है। इस तरह से जब तक 10 लाइन नहीं देगा, मेरा एक वर्क जो है, सर्टेन वर्क जो है, वो पूरा नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसा रियलाइज किया गया कि दे दिए हैं, काम भी हो रहा है, लोग यूज भी कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा स्लोअर है। क्यों, क्योंकि सारा चीज ये लाइन बाय लाइन कर रहा है। ठीक है, अब मान लेते हैं कि हम ही को, सपोज कीजिए कि हम ही को कोई मैसेज पास करना है, ठीक है, कि कुछ भी, माय नेम इज रवि, आई लिव इन पटना, मान लीजिए 2 लाइन का इंस्ट्रक्शन है। तो कहता है कि पहले माय नेम इज रवि, उसको फॉलो करेंगे, कंप्यूटर को देंगे, फिर आई लिव इन पटना, उसको फॉलो करेंगे और फिर कंप्यूटर को देंगे। तो इसमें तो टाइम जा रहा है ना। ठीक है, तो पहले इंटरप्रेटर दिया गया, उससे बेस्ड कुछ लैंग्वेजेस मिले, ठीक है, जिसमें बेसिक लैंग्वेज है, लोगो स्कूल में पढ़ाया जाता है, ठीक है, उसके अलावा पाइथन जो आप पढ़ रहे हैं वो भी इंटरप्रेटर बेस्ड है। ठीक है, ओके। उसके बाद कुछ ऐसे भी लैंग्वेज हैं जो डुअल मोड में आते हैं, जिसमें से जावा है, तो जावा इंटरप्रेटर भी है और जावा कंपाइलर भी है। आगे धीरे धीरे जैसे आप पढ़ाई को आगे बढ़िएगा, धीरे धीरे सब चीज क्लियर होने लगेगी। कुछ लैंग्वेज सिंगल मोड के होते हैं, यानी सिंगल टाइप के ट्रांसलेटर होते हैं, और कुछ कुछ डुअल टाइप के भी बना दिए गए हैं, जिनमें से जावा एक है। ठीक है, तो हुआ कि क्या किया जाए, ये तो जो इंटरप्रेटर बनाए हैं ये तो थोड़ा स्लो है, फास्ट कैसे किया जाए। तो हुआ कि एक और ट्रांसलेटर हाई लेवल ट्रांसलेटर बनाते हैं। तो ठीक है, बनाएंगे, क्या नाम रखेंगे उसका, ओके, तो उसका नाम रखेंगे कंपाइलर। क्या नाम रखेंगे, कंपाइलर। ओके, अब ये क्या करेगा, तो ये कहता है कि यूजर जितने लाइन का इंस्ट्रक्शन अंग्रेजी में लिखेगा ना, कंपाइलर सबको एक बार पढ़ेगा और एक ही बार में 0-1 में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, तो ये रियलाइज किया गया कि कंपाइलर एक बार में पढ़ेगा, एक ही बार में 0-1 में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, तो ये तो फास्टर टेक्निक है। तो उस वक्त में कह दिया गया कि कंपाइलर इज फास्टर देन द इंटरप्रेटर। ठीक है, और उस समय मोस्ट ऑफ लैंग्वेजेस जो आए वो कंपाइलर बेस्ड आया, जिसमें से सी है, C++ है, जावा भी है, चूंकि जावा डुअल मोड लैंग्वेज है तो कंपाइलर भी है, कोबोल है, ठीक है, फॉर्ट्रेन है, पास्कल है। ठीक, ये सब आ जाएगा आपका किसमें, कंपाइलर बेस्ड में आ जाएगा। ओके, तो क्या कंपाइलर आया तो इंटरप्रेटर हट गया, छोड़ दिया गया, खत्म कर दिया गया, बंद हो गया, आउटडेटेड हो गया? जवाब है नहीं।
क्योंकि जब इंटरप्रेटर के बाद कंपाइलर दिया गया तो अनडाउटली उस समय जब थर्ड जनरेशन का चल रहा था, यानी तकरीबन मान के चलिए आप 75 टू 85 का ड्यूरेशन जो है, 74 टू 84 का, ठीक है, उससे पहले ये 2-3 साल पहले चला 72 आप 84 85 मान लीजिए, ये थर्ड जनरेशन का रहा था। ओके, तो इसमें उस समय कहा गया कि भाई कंपाइलर ही हम यूज करेंगे, तो C++ काफी पॉपुलर था उस समय, यूज हो रहा था, कोबल फोर्ट्रन पास्कल भी यूज हो रहे थे, ठीक है। लेकिन जो इंटरप्रेटर बेस्ड था, पाइथन उस समय नहीं था, उस समय इंटरप्रेटर बेस्ड में था लोगो और बेसिक, ये उतने यूज नहीं किए जा रहे थे, स्कूल लेवल पे लोग यूज भले करे, ठीक है, लेकिन डेवलपमेंट के पर्पज से इनका इस्तेमाल नहीं हो रहा था और साथ ही साथ स्लो भी था ये। लेकिन इसको आउटडेटेड इसलिए नहीं किया गया, ये आउटडेटेड ये इसलिए नहीं हुआ कि इन्वेंटर्स 10 साल आगे के फ्यूचर को भी देख रहे थे, ठीक है। उन्होंने कंप्यूटर में देखा कि भाई कंप्यूटर पॉपुलर हो रहा है, कंप्यूटर में आने वाले समय में नेटवर्किंग का कंसेप्ट ग्रो कर रहा है, ठीक है, आने वाले कंसेप्ट में इंटरनेट का कंसेप्ट ग्रो करेगा, ठीक है। अगर हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लेंगे तो उसमें सॉफ्टवेयर बनाएंगे, तो आज सॉफ्टवेयर एक कंप्यूटर के लिए हम सोच रहे हैं, लेकिन कल तो हम नेटवर्क के लिए सोचेंगे, कल तो हम इंटरनेट पे चलाने के लिए सोचेंगे, ठीक है। तो वैसे केसेस में अगर हम कंपाइलर को लेके आगे बढ़ेंगे तो मुश्किल हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसका जो कंसेप्ट है नेटवर्किंग और इंटरनेट का जो भी कंसेप्ट होगा, उस कंसेप्ट के अकॉर्डिंगली इंटरनेट जो इंटरप्रेटर का ट्रांसलेटर का जो कंसेप्ट है वो ज्यादा फिजिबल होगा देन द कंपाइलर, एंड दैट्स व्हाई थर्ड जनरेशन में इंटरप्रेटर आया, उसके बाद कंपाइलर आया, और कंपाइलर फास्टर भी है, लेकिन फिर भी इंटरप्रेटर का कंसेप्ट तब से लेके आज तक चलता आ रहा है, और उसी इंटरप्रेटर बेस्ड पे हमें पाइथन भी मिला। क्लियर? तो ये था थर्ड जनरेशन। ओके, अब मैं चाहूंगा कि वन बाय वन इस जितने पॉइंट्स बताए हैं, इन पॉइंट्स में अगर किन्हीं को भी क्वेरी करना है तो हैंड रेज करें। हाँ, अर्पित कुमार सिन्हा। अर्पित कुमार सिन्हा, बोलिए। Sir, now it's time our computer have which based translator? Now we are using both kind of translator. We are using compiler as well as we are using interpreter. But the popular language in this time, the popular language, ठीक है, are based on the interpreter. Like a Python based on the interpreter, like Java also based on the interpreter. Okay. Clear? Yes. Yes, Okay. sir, thank you. चलिए, नेक्स्ट हिमांशु सिन्हा। सर सर कंपाइलर और इंटरप्रेटर में बेटर कौन था सर? स्पीड के मुताबिक अगर सोचा जाए तो कंपाइलर बेटर था, स्पीड, ठीक है। लेकिन अगर कंफर्टेबिलिटी के अनुसार सोचा गया, फ्यूचर कंफर्टेबिलिटी के अनुसार जो आज है, आज की अनुसार अगर सोचा गया तो उस हिसाब से चले तो कौन है? इंटरप्रेटर। ठीक है, आगे आगे के कुछ क्लासेस में हम ये बात समझा देंगे और आपको भी समझ में आ जाएगा क्यों है। यस सर, फीजिबल का मतलब क्या होता है? फीजिबल मतलब बेहतर। ओके सर, बेहतर सेंस से है, ठीक। ओके सर। ओके, नेक्स्ट दिलीप। सर बोले अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग ट्रांसलेटर की आवश्यकता पड़ती है, तो लैंग्वेज के साथ ही आता है, वह अलग से डाउनलोड करना पड़ता है, इंस्टॉल करना पड़ता है? नहीं, वो तो अलग से आता है, कंप्यूटर में तो आता नहीं है। कंप्यूटर तो एक हार्डवेयर है ना, सॉफ्टवेयर उसमें बाद में डालना पड़ता है। तो जो भी ट्रांसलेटर बनाए गए, ठीक है, 0-1 तो इसके साथ है। अगर कंप्यूटर आप ले आते हैं, हार्डवेयर खरीद के ले आते हैं, तो 0-1 उसी के साथ है, क्योंकि उसकी अपनी भाषा क्या है? 0 और 1, ठीक है, जिसे बाइनरी कहते हैं और जिसे मशीन लैंग्वेज भी कहते हैं।
तो एक कंप्यूटर हम खरीद के ला रहे हैं, उसमें कुछ नहीं है, कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, तो 0-1 है उसमें, ठीक है। लेकिन 0-1 में तो हम काम नहीं ना कर सकते हैं। अगर काम करना रहता तो फिर आज ये सब पाइथन C++ जैसे ट्रांसलेटर बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, मशीनी लैंग्वेज चलता रहता है। लेकिन 0-1 में काम करना हमारे लिए कठिन काम है, ठीक है। तो जो ट्रांसलेटर है वो सॉफ्टवेयर है, सेकेंड जनरेशन से लाया गया असेंबलर के रूप में, वो भी एक सॉफ्टवेयर है। और थर्ड जनरेशन में हाई लेवल लाया गया, उसमें दो कैटेगरी, एक इंटरप्रेटर और एक कंपाइलर। इंटरप्रेटर बेस्ड बेसिक लैंग्वेज हो गया, लोगो हो गया, ये सब सॉफ्टवेयर है। और कंपाइलर में C++, कोबोल, फॉर्ट्रैन, पास्कल, ये सब सॉफ्टवेयर है। इस सॉफ्टवेयर को जब आप कंप्यूटर में रखेंगे तभी आप इसका इस्तेमाल कर पाएंगे। क्लियर? एक क्वेश्चन सर, एक क्वेश्चन और है। हाँ बोलो। मतलब पाइथन हम यूज करेंगे तो उसके साथ इंटरप्रेटर काम करेगा। हाँ बिल्कुल। तो पाइथन हम जो इंस्टॉल करेंगे तो उसके साथ ही इंस्टॉल हो जाएगा, फिर अलग से इंस्टॉल करना पड़ेगा? अरे बाबा, पाइथन नाम है, पाइथन क्या है? नाम है। वो है क्या? इंटरप्रेटर। और इंटरप्रेटर क्या है? हाई लेवल ट्रांसलेटर, ठीक है। तो तुम पाइथन इंस्टॉल कर रहे हो, मतलब अपने कंप्यूटर में तुम इंटरप्रेटर इंस्टॉल कर रहे हो, मतलब तुम हाई लेवल ट्रांसलेटर इंस्टॉल कर रहे हो। अब क्लियर हुआ? ओके सर, ओके, ठीक है, ठीक है सर। ओके। चलिए, दिलीप हो गया। नेक्स्ट छोटू कुमार साहनी, बोलिए। So how can create a programming language? In different language, the way of develop a program or write a program in different manner, तो वो हम लोग डिस्कस कर लेंगे अगले क्लासेस में कि प्रोग्राम हम कैसे लिखेंगे, कैसे बनाएंगे, ठीक है। वो हम इजिली आपके साथ डिस्कस कर लेंगे। अभी जो कंसेप्ट हुआ है उन कंसेप्ट से रिलेटेड अगर कोई बातें हैं तो पूछिए। सर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है, यार क्या पूछ रहे हैं? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कैसे क्रिएट किया जाता है, कैसे बनाया जाता है? अभी आगे इसमें, अभी तो यहीं पे रखे थे ना, अभी तो सिर्फ लैंग्वेज पे लेके एक वर्ड लैंग्वेज लिए और ये लेक्चर पूरा लैंग्वेज पे चला। अब अगला जो टॉपिक है इसमें देखिए 2 वर्ड लिखा हुआ है, एक है प्रोग्राम और एक है प्रोग्रामिंग। दोनों दिखने में आपको सेम लग रहा है लेकिन दोनों सेम नहीं है, दोनों का मतलब अलग अलग है, ठीक है। तो ये समझाया जाएगा, आपको बताया जाएगा। क्लियर? तो आपको वो क्लियर हो जाएगा। सर फर्स्ट टाइम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिखा हुआ, कैसे लिखा गया? फर्स्ट टाइम तो मशीन लैंग्वेज, जिसने भी ट्रांसलेटर बनाया था असेंबलर, ठीक है, वो मशीन लैंग्वेज का इस्तेमाल किया था। तो वो इन्वेंटर्स थे जिन्होंने कंप्यूटर को बना के मशीन लैंग्वेज दिया, वही लोग मिलके फिर ट्रांसलेटर भी बनाया, क्या? असेंबलर। यानी 0-1 में तैयार किया गया असेंबलर को, और कहा गया कि यूजर अगर सिंबॉलिक देगा, मतलब सिंबल कुछ ऐसी व्यवस्था बना दी गई जैसे कीबोर्ड की व्यवस्था बना दी गई, उसमें सिंबल है तो आप वो सिंबल समझ के प्रेस कर रहे हैं, ठीक है। और आपको उस सिंबल के बारे में कहा गया कि इसको प्रेस कीजिएगा तो ये होगा, वो कन्वर्ट होता था 0 और 1 में, ठीक है। तो असेंबली बनाया गया और असेंबली से फिर बनाया गया हाई लेवल बनाया गया, ठीक है। असेंबली से किसको बनाया गया? हाई लेवल। मशीन से बनाया गया असेंबली, असेंबली से किसको बनाया गया? हाई लेवल। और वो हाई लेवल जो थर्ड जनरेशन में शुरू हुआ अभी तक चल रहा है, जो कि 5th जनरेशन है। तो 4th में क्या आया, 5th में क्या आया, क्यों 3rd 4th 5th तीनों को हम क्यों हाई लेवल कहते हैं? और अगर तीनों हाई लेवल है तो 3rd जनरेशन सब आज तक रहना चाहिए था, फिर 4th क्यों हुआ, 5th क्यों हुआ, ठीक है। तो कुछ और भी चीजें नए नए जुड़े, नए नए कंसेप्ट भी जुड़े, जिसकी वजह से जनरेशन को चेंज करना पड़ा। तो वो हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। क्लियर छोटू? यस सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हिमांशु। यस सर। सर बोल रहे हैं जिस समय हाई लेवल लैंग्वेज नहीं रहा होगा उस समय मशीन लैंग्वेज से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनता होगा? नहीं बनता है। कहाँ? हम बोले ना, अभी अभी हम लेक्चर डिलीवर कर रहे थे तो हम कहे कि मशीन लैंग्वेज जब दिया गया तो कोई यूज करने को तैयार ही नहीं था,
ठीक है, और मान लेते हैं चलो बन भी जाता, बना भी दिया जाता, इन्वेंटर्स बना भी देते, तो क्या 5, 10, 20 इन्वेंटर्स मिल के पूरी दुनिया का कामों को मशीन से निकाल लेते हैं? पॉसिबल था? नो सर। क्योंकि आपको जब लाया गया कि आइए 01 में काम कीजिए, तो आप कह दिए कि हमसे नहीं होगा काम 01 में, हमारे लिए बहुत मुश्किल काम है। ठीक है, तो उन लोगों की टीम की साइज कभी बढ़ेगी ही नहीं, और कभी बढ़ेगी ही नहीं तो लिमिटेड वर्क होगा। ठीक है, तो उनका पर्पस क्या था कि लोग कंप्यूटर को यूज करें, लोग कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग करें, यानी कंप्यूटर को खरीद के इसलिए आए कि ताकि उसमें प्रोग्रामिंग कर सके और अलग अलग तरह के सॉफ्टवेयर बना सके, ये भी उनका पर्पस था। ठीक है, तो इसलिए उन्होंने सोचा कि हमको मशीन लैंग्वेज की जगह पे कुछ और देना होगा जो यूजर के सहूलियत के हिसाब से हो। तो पहले उन्होंने असेंबलर सोचा, ठीक है, जो सिंबॉलिक में था, यूजर सिंबॉलिक में भी कंफर्टेबल नहीं हुआ। ठीक है, तो फिर रिसर्च किया गया और हाई लेवल बनाया गया जिसमें अंग्रेजी का रखा गया, और पूरी दुनिया में अंग्रेजी तकरीबन सब कोई आसानी से बोल लिख लेता है। ठीक है, तो अंग्रेजी में किसी को इश्यू नहीं हुआ, कंप्यूटर की पॉपुलैरिटी बढ़ने लगी, लोग प्रोग्रामिंग सीखने लगे, प्रोग्रामिंग करने लगे, और प्रोग्रामिंग करेंगे तो सॉफ्टवेयर डेवलप होगा, एप्लीकेशन बनेंगे, एप्लीकेशन बनेगा तो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में काम होगा, लोग कंप्यूटर परचेज कर करके काम करेंगे, कंप्यूटर पॉपुलर हो गया। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, दैट इज हिमांशु अमन। एक लास्ट, यही लास्ट क्वेश्चन मैं उठाऊंगा क्योंकि इसके बाद नेक्स्ट क्लास है मेरी। हाँ जी, अमन कुमार। सर सी से एंड्रॉइड ऐप डेवलप कर सकते हैं। किससे? सी लैंग्वेज। नहीं, सी में एंड्रॉइड ऐप आप डेवलप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, एंड्रॉइड ऐप डेवलप करने के लिए आपको जावा लैंग्वेज का इस्तेमाल करना होगा या और दूसरे लैंग्वेज का इस्तेमाल, कोटलिन का इस्तेमाल करना होगा। ठीक है ना? ओके ओके। सी में डायरेक्ट फीचर नहीं है, इसलिए सी को आप नहीं यूज कर सकते हैं। हाँ, सी में काम करने के लिए रिसर्च कर सकते हैं। ठीक है, तो अब एक रिसर्च करें और फिर एंड्रॉयड ऐप डेवलप करें तो ये तो कॉम्प्लेक्स टास्क हो गया ना। जब सी पे रिसर्च करके जावा बना ही दिया गया, कॉटलिन बना ही दिया गया, तो क्या जरूरत है हमको अब सी में फंसे रहने के लिए? हम जावा में चले जाएंगे, कॉटलिन में चले जाएंगे। क्लियर? सर एक क्वेश्चन है, सर हम लोग का जावा पढ़ना है या नहीं? पढ़ना है, सब चीज पढ़ना है आपको। अभी आप कॉन्सेंट्रेट पाइथन पे करेंगे और अभी बेसिक्स है, बेसिक्स से रिलेटेड क्वेरी करेंगे ज्यादा से ज्यादा। चलिए ओके, तो आज की सेवा यहीं तक रहेगी। नेक्स्ट क्लास में हम इसी स्लाइड से आगे बढ़ाएंगे और आगे प्रोग्रामिंग सिखाएंगे। इसके बाद जो अगला स्लाइड होगा उसके बारे में थोड़ा सा लॉजिक क्या है, एल्गोरिथम क्या है, ठीक है, इस पे चर्चा करेंगे। उसमें सूडो कोड क्या होता है, कैसे लिखते हैं, ठीक है, और उसके बाद धीरे धीरे फिर हम बढ़ेंगे और चले आएंगे सीधे पाइथन फीचर्स की तरफ आएंगे। ठीक है, सीधे पाइथन का जो इंट्रोडक्शन है वहां पे आएंगे। चलिए ओके, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू।